सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, बात करते हैं ज़ाहिर 27 अक्टूबर को मौलाना फजलुर रहमान आज़ादी मार्च करने जा रहे हैं। नून लीग ने हिमायत का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी भी कहती है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन दूसरी जानिब कुछ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। JUIF के 2 लोगों को आज गिरफ्तार कराची से भी किया गया है। साथ ही साथ आज रात को रहबर कमेटी का इजलास भी, और इसका एजेंडा है कि आखिर हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएंगे या फिर नहीं किए जाएंगे। इस तमाम सूरत में बात करें। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं JUIF से कारी उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और मुस्लिम लीग नून नुमाइंदगी कर रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब, मैं चाहूंगी गुफ्तगू आगाज़ में आपसे करूं। ज़ाहिर है आपका कराची से ही ताल्लुक़ है। अभी मैंने जब ये खबर दी है कराची से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं, और ये इल्ज़ाम है कि 50,000 रुपये भत्ता मांगा गया है धरने के लिए, और अगर वो भत्ता नहीं दिया जाएगा तो संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी गई हैं। आपके इल्म में है ये सारी बातें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक वक्त था कि आपके बोलने पर भी पाबंदी थी और उसमें हम भी शरीक थे कि बोल को बोलने दिए जाए। आज ये हमारे लिए ये कुछ हो रहा है। जहाँ तक 27 अक्टूबर के से आज़ादी मार्च और कश्मीर से यकजहती का आगाज़ हो रहा है, जितनी ही जैसे ही तारीख़ करीब आ रही है तो जाहिर है कि जो इमरानी टोला है, जो बुखलाहट का शिकार हैं, वो तरह तरह के इक़दाम कर रहे हैं। और अभी प्रोग्राम के आगाज़ से पहले आपने जिस तरह मुझे कहा, मैंने मालूमात की, और हमारे इंतहाई एक बुज़ुर्ग मौलाना मोहम्मद साबिर अशरफी साहब जो ज़िला कुरंगी के नाइब अमीर हैं, अच्छा, और एक PS के भी अमीर हैं। इसी तरीके से मौलाना हनीफ साहब हैं, वो भी बुज़ुर्ग हैं, दोनों सफ़ेद रीश हैं, वो भी जमात के हुदेदार हैं। अभी जब मेरी बात हुई और मैंने SSP साहब से भी बात की है, उन्हें 1 माह पहले उनके ख़िलाफ़ किसी गुमनाम यानी गैर मारूफ किसी आदमी ने FIR कटवा कर, और वो उस पर यानी कार्रवाई वगैरह नहीं हुई और रख दिया गया। सही। अभी कोई सामने आया है और वो कहता है कि मुझसे भत्ता मांग रहे थे। असल में बात यह है कि अल्लाह ताला जिसको जलील करता है। लेकिन मुझे बताएं उस्मान साहब, ये सारी बातें तो आप मुझे क्लियर कर चुके हैं, हमने आवाम को भी क्लियर कर दी, लेकिन आप ज़रा ये क्लियर करें कि जो मुज़ाकरात का ऑप्शन है कि हुकूमत कहती है कि हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन इस्तेमाल करेगी JUIF या फिर नहीं? आप लोगों ने मुज़ाकरात नहीं करने, क्या सोचा है आप लोगों ने? देखिए जी, मुज़ाकरात जो कमेटी हुकूमत ने बनाई है, पहली बात तो ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम जिस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए जा रही है वो उससे मुज़ाकरात करे, ये एक अलग सवाल है। अच्छा। लेकिन फिर जब उन्होंने ये फैसला किया कि सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम से अलग और दूसरी जमातों से अलग, तो हम एक मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा हैं, और ये आज से नहीं है। जब ये इलेक्शन हुए 25 जुलाई 2018 के बाद 26 और 27 जुलाई 2018 से ही मुत्तहिदा अपोजिशन वजूद में आया है, और अब तक ज़ाहिर है दरमियान में ऊंच नीच होता है, अपने अपने मसाइल हैं, अपने अपने प्रोग्राम हैं, अपनी अपनी पॉलिसियाँ हैं जमातों की। अच्छा। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस नुक्ते पे तमाम जमातें अपोजिशन की वो मुत्तफ़िक़ हैं, मुत्तहिद हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, उससे हर हाल में अगर रहबर कमेटी ये फैसला कर लेती है उस्मान साहब, रात को जो इजलास है कि जी मुज़ाकरात कर लेते हैं हुकूमत से, तो फिर JUIF भी मुज़ाकरात करने पर तैयार हो जाएगी? उस कमेटी का हिस्सा हैं। कमेटी जो फैसला करेगी उस कमेटी की उस फैसले की पॉइंट टेकन, उस पे पॉइंट टेकन। मैं ज़रा सिद्दीकुल साहब से भी बात कर लूँ, फिर आपके पास आती हूँ। सिद्दीक साहब, आज एक मुशावरती इजलास भी नून लीग का हुआ है। अब नून लीग का क्या मौक़िफ़ है? आप लोग क्या कुछ मशवरा देंगे रहबर कमेटी को कि जी मुज़ाकरात किया जाए इस हुकूमत से या फिर नहीं किए जाए? नून लीग का क्या मौक़िफ़ है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब ने जब मौलाना साहब
2 दिन पहले 3 दिन पहले मिलने गए तो उन्होंने वाजे कर दिया कि हम लॉन्ग मार्च में भी शरीक होंगे इस मार्च में, और 31 अक्टूबर को मौलाना को इस्लामाबाद रिसीव करेंगे और बाकी का लाहा अमल वहाँ उसका ऐलान किया जाएगा। अब ये जो आज मीटिंग हुई है उसमें यही आपको, ये आपने सुन भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा और देख भी लिया होगा कि मुस्लिम लीग नून ने भी और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी ये कहा है कि भाई किस बात के मुज़ाकरात करना चाहती है ये हुकूमत JUI से, तो उस पर वो मुज़ाकरात की बात, वो दावत वो रद्द कर दी गई है। अच्छा, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मुज़ाकरात किस बात पर, आप कर क्या रहे हैं, आपकी कारकर्दगी क्या है। हमने बताया कि आप तो सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं, जिसको ये सबसे ज़्यादा हुकूमती लोग जो हैं वो आगे करते हैं इमरान खान को, वो तो ख़ुद सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है इमरान खान। मैंने मेरे ख्याल में उस दिन भी आपके प्रोग्राम बताया कि जो आदमी अमेरिका में बैठकर ये कहे कि पाकिस्तान की फ़ौज और एजेंसियों ने अल-कायदा को फ़ौजी तरबियत दी, तो उसके बाद मुझे बताएं इससे ज़्यादा कोई खुदकुश हमला पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर हो सकता है? सारी दुनिया के लिए अल-कायदा एक रेड रैग है, जैसे रेड रैग बुल के लिए होता है, इसी तरह से। और ये कह दिया कि जी तरबियत तो हमने हमारी फौज। लेकिन सिद्दीक साहब, इन तमाम तर बातों के बावजूद आपकी जमात वो जमात है जो कि 2014 के धरने की शिद्दत से मुखालफत करती थी और खुद मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर धरने को खराब कहा, बुरा कहा और ये कहा कि धरना भी किसी भी मसले का हल नहीं होता। अब वही जमातें हैं जो आज धरने को सपोर्ट कर रही हैं, ये जरा बात ना समझ में नहीं आती है। हम अक्सर इन्हीं सवालों का जवाब रोज़ाना देते हैं, आज आप भी एक मरतबा फिर जवाब सुन लीजिए। हमारी हुकूमत की कारकर्दगी आप लोगों के सामने थी। ये CPEC जिसके आज भी जाके तकरीरें कर रहे हैं, ये CPEC हमारी हुकूमत ने, जनाब नवाज़ शरीफ ने आते ही पहला दौरा ही चीन का किया था और फिर वहाँ जाके उनसे दस्तखत करके वहाँ चीनी हुकूमत के साथ तो CPEC शुरू कर दिया और हमारी हुकूमत के 4 सालों में CPEC के $20 बिलियन के प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गए थे। ये हुक्मरान आए तो इन्होंने इसको फ्रीज़ कर दिया, फिर इसके ख़िलाफ़ बयान देने शुरू कर दिए, फिर इसको बर्बाद किया, फिर 220 के करीब जो मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे थे वो बंद कर दिए। 20 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए। आज इनकी डॉलर की कीमत, ये सारी चीज़ें देखें। हमारे दौर में तो हम तो आगे बढ़ रहे थे, बिजली की लोड शेडें ख़त्म कर रहे थे। आपको मालूम है कि खुदा के फजल करम से हमने दहशतगर्दी ख़त्म की, कराची का अमन बहाल किया, बलूचिस्तान में बहुत अच्छे इक़दाम किए, थर जाके नवाज़ शरीफ साहब ने इफ्तिताह किया और उस वक्त वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उन सब ने उन्हें रिसीव किया और उसे कौमी मनसूबा करार दिया। इसलिए हमारी हुकूमत के इक़दाम, हमारी गवर्नेंस ऐसी नहीं थी कि जैसे पंजाब में आज चीफ़ मिनिस्टर है और खैबर पख्तूनख्वा में जिस किस्म का चीफ़ मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कन्फ्यूजन है इनमें, कोई यकजहती नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई कुछ कह रहा है। यानी वज़ीर आज़म नाम का आदमी वहाँ जाता है बैन अवी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस में, वहाँ सबसे पहले कहता है ये जो आपकी सारी बातें हैं ना सिद्दीक साहब, जवाब ले लूं मैं जरा हुकूमत का भी ज़रा मौक़िफ़ ले लेती हूँ ना। तो हमारे साथ फयाजुल हसन चौहान साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे पूछ लेते हैं। फयाज साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब ये कह रहे हैं कि हमारे वक्त में तो सब कुछ बेहतरीन था, गवर्नेंस के मामला भी ठीक थे, ये आप लोग कन्फ्यूज़ हैं, किस बात पर कन्फ्यूज़ हैं आप लोग? फयाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान अल्लाह पाक के करम से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में मुआशी तौर पर बड़ी अच्छे तरीके से टेक ऑफ कर रहा है। और अभी जो लेटेस्ट आपके सामने सारी रिपोर्ट्स आई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कि हमारा एक्सपोर्ट लेवल जो है वो बढ़ रहा है, इंपोर्ट लेवल का और जो आपका जो ना ट्रेड डेफिसिट था जो ट्रेड का वो जो ना कम हुआ है। और इसी तरीके से पाकिस्तान की आलमी सतह के ऊपर जो एक एक्नॉलेजमेंट है, अभी बरतानवी शाही जोड़ा हो के गया
جو پچھلے کئی سالوں سے کسی برطانیہ کے کسی شاہی خاندان میں سے کسی نے یہاں پہ آنا اس وجہ سے گوارا نہیں کیا کہ پاکستان کا امیج ایک دہشت گرد ملک کے طور پہ تھا، لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت پہ ہم نے 1 سال کے اندر اس امیج کو وہ سافٹ امیج میں وہ کنورٹ کیا۔ اسی طریقے سے اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کے جو پچھلے 40 سال سے عموماً اور خصوصاً پچھلے 10 سال سے اس پاکستان کے اوپر مسلط تھی اور دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹ رہی تھی، 5 انگلیاں گھی میں تھی اور سر کڑائی پہ تھا، ان کی ہاتھوں کی لگائی ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان دانتوں سے کھولنے لگے ہوئے ہیں، جس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ ریکوٹیک کے ایشو کے اوپر کس طریقے سے وہ اس کمپنی نے $2.25 ارب کا وہ جرمانہ پاکستان سے۔ فیاض صاحب وقت کی تھوڑی کمی ہے، اس کے باوجود دھرنا پھر بھی ہو رہا ہے، اب کیا کرے گی حکومت؟ تو جب دھرنا اجیت دیول کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، پہلے انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین را وہ لے کر آئی کلبھوشن سنگھ یادیو کو یہاں پر، پھر اس کی ناکامی کے بعد منظور پشتین کو لے کر آئی، پھر اس کی ناکامی کے بعد آپ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو لے کے آئی ہے۔ جب وہ لوگ پیچھے سے ساری سپورٹ کریں گے تو پھر تو خود بخود ساری چیزیں پروان چڑھیں گی نا۔ اب آپ مجھے بتائیں نا اجیت دیول کے ساتھ بیٹھنا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ کہنا، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو اپنا ریکارڈ درست کر لینا چاہیے، ان کو اپنا ریکارڈ درست کر لینا چاہیے۔ اگر بات چلتی طریقے کے ساتھ قاری عثمان صاحب ہیں جے یو آئی فیک ہے، یہ مسترد کرتے ہیں۔ ابھی جو سوالات آپ نے کیے تھے چاہیے تو یہ تھا کہ ان سوالات کے جواب دیتے جب ان کے پاس خان صاحب ابھی تو آپ لوگ بھی بیٹھنے کی باتیں کر رہے ہیں نا، ابھی تو آپ لوگ بھی بیٹھنے کی بات کے حوالے سے کوئی جواب نہیں ہے، جب ان کے پاس بدترین مہنگائی کے حل کے لیے کوئی جواب نہیں ہے، جب ان کے پاس اس وقت جو ڈالر پاکستان کی تاریخ کے بلند دنیا کی تاریخ میں پاکستان میں جو ڈالر کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے اس کے کنٹرول کا کوئی حل نہیں ہے، تو یہ فیاض صاحب چلے گئے ہیں۔ قاری عثمان صاحب میں آپ دونوں سے صرف ایک سوال پوچھوں گی، ان کو بھاگنا ہی پڑے گا، یہی ایجنڈا ہے کہ حکومت کو بھگا کے دم لیں گے۔ میں اس بات میں یہ چیز شامل کروں گا جب وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھارت کے ایجنٹ ہیں، تو عمران خان صاحب براہ راست یہودی ایجنٹ ہیں، اور جس کی ہمارے پاس ثبوت کے طور پہ ہم تو 15 سال سے کہہ رہے تھے، لیکن حکیم سعید مرحوم کی وہ کتاب جو 23 سال پہلے لکھی ہے، اس وقت انہوں نے لکھا تھا کہ ایک کھلاڑی تیار کر کے بھیجا گیا ہے اور وہ آنے والے وقتوں میں وہ وزیر اعظم ہوگا جو کہ یہودیت کی پرچار کرے۔ ٹھیک ہے سر، پوائنٹ ٹیکن۔ صدیق صاحب کا بھی ٹیک لیں، صدیق صاحب کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف نے اور ہماری حکومت نے مودی کو سلامتی کونسل کی رکنیت کے لیے ووٹ نہیں دیا، یہ عمران خان نے دیا ہے۔ جی، ہم نے مودی کی کامیابی کے لیے الیکشن میں دعائیں نہیں کی، یہ عمران خان نے کی۔ ابھی نندن کی رہائی کا اعلان ٹرمپ نے کیا اور عمل درآمد یہاں عمران خان نے کیا، یعنی اس کی ڈکٹیشن عمران خان نے لی۔ این الیکشن کیمپین میں 300 بھارتی قیدیوں کو رہا ہم نے نہیں کیا، عمران خان نے کیا۔ نمبر 1 یہ دوستی، نواز شریف نے تو 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کیے، اور وہ سی پیک شروع کیا جس کے لیے انڈیا نے پوری ایک ادارہ بنا دیا کہ اس کو برباد کرنا ہے۔ نہیں مانا نواز شریف، نہ امریکہ کی بات مانی نہ انڈیا کی بات مانی۔ اب رہ گئی بات جو کمی ہے کہ وہ جو ہمیں نقصان ہو رہا تھا ڈیفیسٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ میں، تو عمران خان نے 220 پروجیکٹ بند کر دیے، کیپٹل گڈز امپورٹ ان کی بند ہو گئی، 20 لاکھ بندہ بے روزگار ان کی وجہ سے ہو گیا۔ صدیق بہت شکریہ آپ کا، قاری عثمان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہے۔ تمام تر صورتحال ہے، آپ نے اپوزیشن کی بھی سنی، حکومت کی بھی سنی، عوام کی کب کون سنے گا۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔